हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम यह वीडियो BSPHCL एग्ज़ाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैं कंप्यूटर का 2 वीडियो बना चुकी हूँ MS एक्सेल टॉपिक से, और आज तीसरा वीडियो होगा। अगर आप लोग वह 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो MS एक्सेल टॉपिक से हो रहा है, तो आज 101 से देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सभी एक्सेल फंक्शंस फार्मूलाज टैब के तहत में संग्रहित किए जाते हैं। सभी एक्सेल फंक्शंस फार्मूलाज टैब के तहत में संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 101 प्रश्न का। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी। क्या होगा? फंक्शन लाइब्रेरी। सभी एक्सेल फंक्शंस फार्मूलाज टैब के तहत संग्रहित किए जाते हैं फंक्शन लाइब्रेरी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के भाग में जूम बार दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा? तो बॉटम राइट में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में MS एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? निम्नलिखित में MS एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? तो क्या है यहाँ पे फार्मूला? इक्वल टू MOD और 11(3). इसका मान क्या होगा? तो इसका 2 हो जाएगा मान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल जो है यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, MS एक्सेल के संदर्भ में MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बोल रहा है इसमें। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखिए 4 कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा असत्य है? तो पहला कथन है, सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डाटा या कमांड को प्राप्त करती है। तो यह कथन तो हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक सेल में कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। यह भी सही है। गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है, उसका प्रयोग सेल सक्रिय की पहचान के लिए किया जाता है। यह ऑप्शन भी हमारा सही है, यह तीनों। तो चौथा ऑप्शन जो है यही हमारा गलत है। क्या है चौथा ऑप्शन? पॉइंटर को एक्सेल बाएं और दाएं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यह कथन असत्य हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीट टैब का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो कौन सा हो जाएगा? ABS। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है। इसमें देखिए मिश्रित है, सापेक्ष है, पूर्ण और सक्रिय है। तो इसमें पूछ रहा है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? तो उत्तर हो जाएगा सापेक्ष। रिलेटिव जो है इसका डिफ़ॉल्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, MS एक्सेल 2007 में टाइप से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जाता है। स्पेल चेक का विकल्प किससे सेलेक्ट किया जाएगा?
तो रिव्यू से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एमएस एक्सेल में कर्सर एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY की बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भी छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल में वर्कशीट डाटा का स्वरूप। एमएस एक्सेल में वर्कशीट डाटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में वर्कशीट डाटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में से किसका उपयोग सेल लेफ्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है। तो मर्ज एंड सेंटर को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एमएस एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल। एमएस एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और औसत जैसी चीज़ें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती है। तो स्टेटस बार पर प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है। तो इसका दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है ए और बी, और तीसरा चौथा यहाँ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो रो की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है। तो सीट टैब जो है यह दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में। एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 को सूची 2 के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ नीचे है और दोनों को मिलान करके आप लोग को बताना है। तो पहला क्या है, इंटर। इंटर का क्या होगा, इंटर आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। इंटर जो है आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाएगा। और दूसरा है शिफ्ट प्लस टैब, यह आपको नीचे अगले सेल में ले जाते हैं। शिफ्ट प्लस टैब आपको नीचे अगले सेल में ले जाते हैं।
और तीसरा है इसमें टैब। टैब का क्या होगा, आपको एरो की दिशा में ले जाते हैं। सॉरी, इसका हो जाएगा आपको बाएं और अगले सेल में ले जाता है। टैब का क्या होगा, आपको बाएं और अगले सेल में ले जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में देखिए, ए का एक है, और बी का 2, सी का 4 हो जाएगा, और एरो की का हो जाएगा, आपको एरो की दिशा में ले जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉम्बिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाएगा। तो F2 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट कितना होना चाहिए। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 होना चाहिए कम से कम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें भी असत्य कथन को बोल रहा है ढूंढने। तो पहला कथन क्या है, सेल सिलेक्ट करके फार्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। यह कथन सत्य है। जहां कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें, यह भी सही है। सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की दबाएं, यह भी सही है। और चौथा है, सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन की दबाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा कथन असत्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। MS एक्सेल में ये लेन फंक्शन जो है यह किस श्रेणी में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल श्रेणी में आता है। MS एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से फाइनेंशियल श्रेणी में आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फाइनेंशियल इसका नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट श्रेणी में आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। MS एक्सेल में लेन फंक्शन टेक्स्ट श्रेणी में आता है। अगला देखिए, MS एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है। 2020 में B1 सेल एड्रेस जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कॉलम बी की पहली पंक्ति, पहली रो। स्तंभ जो है यह कॉलम बी की पहली पंक्ति या रो फिर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल
पोर्ट्रेट आर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, MS एक्सेल 2010 में सेल या सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। सेल या सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिवेदन है। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। अगला देखिए, MS एक्सेल 2010 में होमगार्ड के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है? MS एक्सेल 2010 में होमगार्ड के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है? तो फॉन्ट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शंस का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हो जाएगा 1 से 67। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल सीट में फार्मूला इन सेट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? MS एक्सेल सीट में फार्मूला इन सेट करने का कौन सा जो तरीका है यह सही नहीं होगा? तो होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना जो है यह हमारा सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सेल के अंदर फार्मूला टाइप करना यह सही है। फार्मूला टैब के किसी एक ग्रुप से फार्मूला चुनना यह भी सही है। फार्मूला टैब से इंसर्ट फंक्शन विकल्प का प्रयोग करना यह भी सही है। सिर्फ होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना जो है यह हमारा सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल सीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है? तो A1 रेशियो A5 यह संकेत प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन की सीमा में उन सेल्स को गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो कॉन्टा COUNTA। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जूम आउट के लिए शॉर्टकट की है। जूम आउट के लिए कौन सा शॉर्टकट की हो जाएगा? तो CTRL प्लस माउस व्हील डाउन जूम आउट के लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस माउस व्हील डाउन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? तो कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या होगा? 255 संप्रतीक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है और हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है? तो क्या होगा?
नेविगेशन बटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, MS एक्सेल में उस करंट शैली को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है। MS एक्सेल में उस करंट शैली को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होता है। तो एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल के वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य हो सकते हैं। तो कौन सा कथन इसमें औसत्य है। तो पहला कथन है वर्कशीट को शीट 1, शीट 2 और शीट 3 और आगे भी इसी प्रकार से लेबल किया जाता है, यह तो सही है। दूसरा है MS एक्सेल में वर्कशीट का काम नहीं बदला जा सकता है। तो यही कथन जो है हमारा औसत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, यह सही है। और चौथा है एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, यह भी सही है। तो गलत है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो टुडे का करते हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टुडे का करेंगे। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज का हम यहीं तक क्वेश्चंस देखेंगे, इसके आगे का क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।